स्वागत है छात्रों। आज हम अग्निशिखा नाटक के अन्य पाठ्य सामग्री की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न होता है प्रश्न पत्र में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखना होते हैं जो 7-7 अंक के दो प्रश्न होते हैं। 14 मार्क्स का दूसरा प्रश्न होता है। तो ससंदर्भ व्याख्या में आपको पूरी किताब में से 3 वाक्य दिए जाते हैं, गद्यांश दिए जाते हैं जिनकी ससंदर्भ व्याख्या करना होती है। यहाँ पर कुछ ससंदर्भ व्याख्या के लिए वाक्य और उनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की गई है, लेकिन इनसे हटकर भी प्रश्न आ सकते हैं। यह केवल आपको फॉर्मेट किस प्रकार होता है और किस प्रकार उत्तर लिखा जाता है इसके लिए तैयार किया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रजा का विश्वास ही मेरा प्रासाद है जो आकाश से भी ऊंचा है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आता है प्रसंग। प्रसंग में लिखा जाता है कि यह वाक्य पाठ्यक्रम के नाटक अग्निशिखा से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। संदर्भ में यह वाक्य सारंग आचार्य चाणक्य के बारे में कह रहे हैं। व्याख्या में आएगा कि आप इससे क्या समझते हैं। जैसे यह चाणक्य की विशेषता है कि वे बड़े साम्राज्य के महामंत्री होकर भी कुटिया में रहते थे और उन्हें इस बात का संतोष है कि वे प्रजा के जैसा जीवन जीते हैं। शिष्य सारंग जब हिमांशु से बातें कर रहा था तब वह चाणक्य के रीति नीति के द्वारा राज्य संचालन पर प्रकाश डालता है। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा था कि आपके लिए भी महल बनाना चाहिए, तो उनका जवाब यही था कि प्रजा का विश्वास ही मेरा प्रासाद है जो आकाश से भी ऊंचा है। वे अत्यंत कम सुविधाओं में अधिक खुश रहते थे। और यह वाक्य पेज नंबर 20 और अंक 1 से लिया गया है। और विशेषता इस प्रकार है कि इस वाक्य से चाणक्य के कर्तव्य बोध पर प्रकाश डाला गया है। और यहीं पर आप आगे इस स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न भी देख रहे हैं जो अंक 1 में पेज 26 से लिया गया है। आपकी अधिक सुविधा के लिए प्रश्न 2 ससंदर्भ व्याख्या का प्रारूप दिया गया है। पहला होता है संकेत। संकेत इसलिए दिया जाता है कि आपको 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। यह स्पष्ट रूप से समझ में आए कि आप 3 में से कौन सा प्रश्न लिख रहे हैं, तो उसका संकेत लिखेंगे। पहला वाक्य का पहला शब्द, बीच में खाली जगह और आखिरी शब्द। प्रसंग में किताब, पाठ और रचनाकार का नाम लिखेंगे। संदर्भ में दिया गया वाक्य कौन किससे कह रहा है। व्याख्या में दिए गए वाक्य का अर्थ समझाकर लिखना है जिसमें आगे पीछे की घटना का उपयोग किया जाना चाहिए। और विशेषता में दिए गए वाक्य से क्या शिक्षा मिलती है और क्या सीख मिलती है, यह संदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आचार और संस्कार की श्रेष्ठता मानव जाति के किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। यह वाक्य चाणक्य शिखर सेन से कहते हैं। व्याख्या में लिखेंगे, शिखर सेन ने अपने बेटे रविसेन की शादी सोमदत्त की बेटी अपराजिता से इसलिए नहीं होने दी क्योंकि वह पद में बड़ा था और अपने पद से छोटे परिवार में शादी करना उसे नापसंद लगा। इसलिए चाणक्य उसे यह कहते हैं कि पद की नहीं, अच्छा स्वभाव, चाल चलन, अच्छा व्यवहार और ऊंचे संस्कार पद से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। व्यक्ति में मानवीय गुण देखा जाना चाहिए, न कि पद, क्योंकि पद आज है कल जा भी सकता है। तुम्हारे इसी सोच के कारण आज तुम्हारा बेटा खो गया है। विशेषता है, पद का महत्व कार्य से होता है। मानवता का गुण पद की सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ पेज नंबर आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है। आपको परीक्षा में पेज नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न है, पुरुषार्थी जीवन का अर्थ उत्तरदायित्व वहन करने में है। जो कुछ भूले मुझसे हुई उसका दायित्व मुझ पर, केवल मुझ पर है। संदर्भ है, रविसेन अपने पिता से कहता है। व्याख्या है, रविसेन को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो पिता शिखर सेन बहुत दुखी होकर कहते हैं कि दंड के बदले में 1 सहस्त्र फण मैं दूंगा। तो बेटा रविसेन मना करता है कि गलती की सजा भुगतना अपराधी का धर्म है। मैं आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।
लेकिन मैं मेहनत करके ही एक सहस्त्रपन जुटाकर राजकोष में दूंगा। मेरे अपराध की सजा आपको क्यों मिले? सजा भुगतना मेरा दायित्व है, यह मैं ही करूंगा। और वह चाणक्य से 6 महीने का समय मांगता है। और इसकी विशेषता इस प्रकार है कि एक युवक का आत्मसम्मान स्पष्ट होता है और उसे अपनी भूल मालूम हुई, इसलिए वह भुगतना स्वयं चाहता है। तो इस प्रकार हमने देखा तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ समझाया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्तचरों में साहस कितना होता है महाराज? वे तो केवल बातों और घटनाओं की चोरी करते हैं। संदर्भ है नंद की राजनर्तकी सुवासिनी बालगुप्त से कहती है। व्याख्या, सुवासिनी नंद के हार जाने के बाद पूजा के लिए फूल तोड़ने ब्रह्म मुहूर्त में जंगल में जाती है, तो चाणक्य के गुप्तचर उसका पीछा करते हैं और उसका अपहरण भी कर लेना चाहते हैं। लेकिन अमात्य राक्षस पहले से ही बालगुप्त को सुवासिनी की रक्षा के लिए भेज देते हैं और वह बहादुरी से सन्यासियों के भेष में आए हुए गुप्तचरों को मारकर भगा देते हैं। इस पर सुवासिनी बालगुप्त के साहस की प्रशंसा करते हुए यह कहती है कि चोरी करते हैं उनके पास साहस शक्ति नहीं होती है। विशेषता है जैसा काम करते हैं वैसी हमारी शक्ति सोच व्यवहार हो जाता है, अतः कार्य चुनने में सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर प्रसंग पूर्ववत रहेगा। अगला प्रश्न है, उपकार का बदला देना तो वह जानता ही नहीं है, एकमात्र अपना स्वार्थ साधना। संदर्भ है बालगुप्त या चाणक्य के विषय में सुवासिनी से कहता है। व्याख्या है, बालगुप्त पुरुषदत्त और भद्रभट्ट पहले चंद्रगुप्त के साम्राज्य के अधिकारी थे, लेकिन वे चाणक्य की नीतियों के आगे अपने मन की बात नहीं कर पाते थे, जिससे दुखी और परेशान होकर उन्हें छोड़कर नंद के महामंत्री राक्षस के पास आ गए थे और अपने दुश्मन के लिए काम करने लगे थे। इसीलिए बालगुप्त चाणक्य को एहसान फरामोश और स्वार्थी कहता है। विशेषता है, व्यक्ति जब दूसरों की बुराई करता है तो पहले वह अपना चरित्र बताता है। जैसे बालगुप्त अपनी कमजोरी बता रहा है कि वह चाणक्य के अनुसार कार्य करने में असमर्थ था, और प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न भी पूरा होता है। अगला प्रश्न है, बिना सामाजिक व्यवस्था के राजनीतिक विजय कोई मायने नहीं रखता। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है राक्षस बालगुप्त से कहता है। व्याख्या इस प्रकार है कि राक्षस चंद्रगुप्त की बागी मंत्री बालगुप्त से समय यह कहता है कि वह कुसुमपुर की जनता को चंद्रगुप्त पर विश्वास न करने दे और वह बालगुप्त की सहायता से कुसुमपुर जीत लेना चाहता है। बालगुप्त के अनुभव जनता का विश्वास का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि नागरिकों को चाणक्य के गुप्तचर भड़का न दें। इसलिए समाज की सुरक्षा के लिए उससे कहता है कि आपकी सहायता से हम सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर जीत हासिल कर पाएंगे। विशेषता है किसी के अनुभव योग्यता का सही समय पर उचित कार्य के लिए प्रयोग करना एक विशेष कला है, जो राक्षस अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरह जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह इस प्रकार है, अब आपके और हमारे क्रोध की अग्नि शिखा युद्ध में ही प्रज्वलित होगी। संदर्भ है मलय केतु से राक्षस कहता है। व्याख्या इस प्रकार है कि चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक का वध किया था, इसलिए उसका बेटा मलय केतु बदला लेना चाहता था। वह राक्षस के साथ मिलकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था और राक्षस को भी अपनी ताकत बढ़ाना था, क्योंकि वह भी चंद्रगुप्त से नंद का बदला लेना चाहता था, इसलिए अपने पास बुला लेता है। दोनों के दुश्मन एक ही हैं, दोनों मिलकर अपनी ताकत लगाकर चाणक्य और चंद्रगुप्त को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि राक्षस नंद के वध से दुखी है। दोनों के मन में आग जल रही है, उसे युद्ध की भूमि में शांत करेंगे। विशेषता है उद्देश्य को पूरा करने राक्षस चंद्रगुप्त की विरोधियों को इकट्ठा करके
तो यहाँ पर भी छात्रों आप देख रहे हैं 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा जैसा पहले प्रारूप में बताया गया है। उसी प्रकार आप ससंदर्भ व्याख्या में प्रसंग लिखेंगे। यहाँ पेज नंबर लिखा है स्क्रीन पर, लेकिन यह पेज नंबर आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है, इसे परीक्षा में लिखना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ससंदर्भ व्याख्या मैं समझती हूँ आपको इन उदाहरणों से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ससंदर्भ व्याख्या लिखी जाती है। अब हम प्रश्न 3 की चर्चा करेंगे। जो निबंधात्मक प्रश्न होता है तो उसमें साधारणतः एक प्रश्न जरूर आता है जिसमें आपको 2 में से एक प्रश्न करना होता है, और एक प्रश्न साधारणतः यह आता है कि नाटक का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो निबंधात्मक प्रश्न होता है जिसमें पूरे नाटक का सारांश आपको लिखना होता है। तो यहाँ जैसे प्रश्न है कि अग्निशिखा नाटक का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ मैंने अग्निशिखा नाटक के 3 अंक हैं, तीनों अंकों की अलग अलग वीडियो बना दी है। उन वीडियो में तीनों भागों का सारांश बिंदुवार भी दिया गया है और ऑडियो में भी आप पूरा सारांश सुन सकते हैं, और उन तीनों का सारांश मिलाकर एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उसका फॉर्मेट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहले आप शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक अर्थात आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। एक हो सकता है कि अग्निशिखा नाटक का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो आप शीर्षक में सारांश लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न होता है, जनरली पूछा जाता है, चरित्र चित्रण कीजिए या शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप अगर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करने का प्रश्न कर रहे हैं तो शीर्षक की सार्थकता हेडिंग डालेंगे, और अगर आप चरित्र चित्रण वाला प्रश्न कर रहे हैं तो शीर्षक में चरित्र चित्रण लिखेंगे। और उसके बाद तीनों ही प्रश्नों का फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। लेखक परिचय लिखेंगे, लेखक का संक्षिप्त परिचय होगा, उसके बाद पूरी समरी लिखी जाएगी और उसकी विशेषता भी लिखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं तीनों वीडियो में मैंने तीनों अंकों का सारांश और विशेषता स्पष्ट कर दिया है, और मुझे आशा है वह आपको जरूर सहायक होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अग्निशिखा नाटक के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, प्रश्न का उत्तर लिखकर वीडियो तैयार की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लोग लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो वह वीडियो जरूर बनाई जाएगी। अब हम चौथे प्रश्न टिप्पणी लिखिए की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको 2 शीर्षक दिए जाएंगे जिनके ऊपर आप टिप्पणी लिखना होगा, और यह प्रश्न 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा, 2 में से कोई एक करना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका प्रारूप किस प्रकार होगा कि शीर्षक लिखना होगा, उसके बाद शीर्षक लिखना होगा कि आप 2 में से कौन सा एक प्रश्न कर रहे हैं, वह शीर्षक के रूप में लिखेंगे। उसके बाद शीर्षक का परिचय देंगे। वह इस प्रकार होगा कि शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक अग्निशिखा से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, और यह नाटक का सहपात्र है जो विशेष भूमिका में है। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में शीर्षक के विषय में शॉर्ट नोट लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ टिप्पणी में रवि सेन लिखा गया है जिसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। तो शीर्षक पाठ्यक्रम के नाटक अग्निशिखा से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, और यह नाटक का सहपात्र है जो विशेष भूमिका में है। और यहाँ आप देखेंगे कि रवि सेन के विषय में नाटक में जो कुछ किसी अन्य पात्र के द्वारा कहा गया, उसके द्वारा कहा गया, वह सब मिलाकर एक शॉर्ट नोट तैयार किया गया है कि रवि सेन शिखर सेन का बेटा है,
सोमदत्त और रोहिणी की बेटी अपराजिता को चाहता है, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पिता उससे शादी के लिए मना कर देते हैं तो बहुत दुखी हो जाता है। अपराजिता की शादी दूसरी जगह होने वाली रहती है तो एक दिन पहले गहने कपड़े चोरी करके अपने पिता का घर छोड़कर कहीं चला जाता है। परिस्थितियों से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए कूदने जा रहा होता है तो चाणक्य का शिष्य उसे बचा लेता है और चाणक्य उसके दोनों अपराधों की सजा देते हैं। चोरी के लिए दोनों हाथ काट लिए जाएंगे और आत्महत्या के लिए माथे पर कबंध का निशान बना दिया जाएगा। बाद में उसे एक सहस्त्र पर्ण राजकोष में जमा करना होता है, जिसे वह स्वयं मेहनत करके कमाकर चुकाता है। वह एक आत्मसम्मानी युवक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह टिप्पणी पूरी होती है और आप समझ चुके होंगे, समझ जाएंगे कि यह किस प्रकार लिखी जाती है। वैसे ही अगली टिप्पणी आप देख रहे हैं यहाँ पर रोहिणी के विषय में है, तो रोहिणी का यहाँ पर परिचय दिया गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से घटनाक्रमों को एक साथ जोड़कर टिप्पणी तैयार की गई है। यहाँ आप अगला प्रश्न देख रहे हैं चाणक्य के लिए। तो चाणक्य के ऊपर यह जबकि मुख्य पात्र है, विशेष पात्र है, उस पर भी टिप्पणी लिखना है तो कैसे उनकी विशेष बातों को चुनकर लिखा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ही चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के ऊपर भी बहुत कुछ है लिखने के लिए, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार उसके विशेष और खास बातों को चुनकर लिखा जाना है। अगली टिप्पणी है मलय केतु की, उसका परिचय दिया जाएगा, पूर्वज जैसा है और जो कुछ भी उसके डायलॉग है या वह किसी से बात कर रहा है या कोई उसके बारे में बोल रहा है, वो सब मिलाकर यहाँ एक टिप्पणी तैयार की जाएगी। वसुगुप्त की टिप्पणी है, शिखर सेन के विषय में भी टिप्पणी तैयार है, सुवासिनी की टिप्पणी भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ बालगुप्त और राक्षस, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टिप्पणी भी यहाँ पर जो प्रस्तुत की गई है उसके अलावा भी आपको पूछी जा सकती है। यह केवल आपको यह समझने के लिए कि टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाती है, क्या क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस उद्देश्य से ही यह टिप्पणी यहाँ तैयार की गई है। तो मुझे आशा है आपको यह उत्तर लिखने में पाठ्य सामग्री जरूर सहायक होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अग्निशिखा नाटक के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, प्रश्न का उत्तर लिखकर वीडियो तैयार की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लोग लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो वह वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं।